नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी मुरादाबाद के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम अर्जुन है। तो चलिए अब ये कहानी अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और जब मैं अपनी ये डरावनी कहानी आप लोगों के लिए भेज रहा हूं तो इस वक्त मैं मुरादाबाद की एक स्टील फैक्ट्री में ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर काम कर हूं। यहां पर मेरी अच्छी खासी जॉब है, सैलरी भी अच्छी है। साथ ही मेरे 2 बच्चे भी हैं जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं। साथ ही मेरी पत्नी रितिका भी बहुत सुलझे हुए दिमाग की है। इतनी अच्छी जीवन साथी को पाकर मेरी लाइफ पटरी पर जैसे दौड़ी चली जा रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक अच्छे दौर से गुजरने के लिए कभी कभार इंसान को बहुत बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है। और आज की इस कहानी में मैं मेरी लाइफ के एक ऐसे ही बुरे दौर के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं जिस वक्त मेरी जिंदगी का हर पल बस डर और खौफ में ही निकलता था। क्योंकि उस टाइम पर मुझे हमेशा यही डर सताता रहता था कि शायद वो अब भी मेरे आसपास ही हैं और उसकी वो डरावनी आंखें अब भी कहीं से छिपकर मुझे ही देख रही हैं। और अगर गलती से भी रात के वक्त अंधेरे में मुझे उसकी वो डरावनी आंखें दिखाई दे गई तो फिर मेरी क्या हालत होगी, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। खैर चलिए, इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई थी ये समझने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि मुरादाबाद में तो मेरी जॉब लगी है, इसीलिए मैं यहाँ रहता हूँ। पर वैसे मैं रहने वाला तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का था। वहां पर भी मैं बरखेड़ा नाम के गांव में रहता था। अब ये उन दिनों की बात है जब मैं स्कूल से निकलकर पीलीभीत के कॉलेज में आया था। और कॉलेज में जब मेरा एमएससी का फाइनल ईयर था, उसी दौरान मेरी रितिका से मुलाकात हुई। मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा हुआ कुछ पढ़ रहा था जब मैंने उसे पहली बार देखा था। दरअसल वो मेरा एमएससी का फाइनल ईयर था, तो मेरे पापा चाहते थे कि मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ जॉब के बारे में भी सोचूं। इसीलिए मैं कंपटीशन की तैयारी में लगा रहता था। अब कोर्स तो मैं आराम से कर लेता था, लेकिन लाइब्रेरी में बैठकर ज्यादातर मैं कंपटीशन के बारे में ही पढ़ा करता था। मैं पढ़ाई में डूबा हुआ था और मुझे पता ही नहीं चला कि कब कोई लड़की आकर मेरे पास से निकल कर गई और उससे मेरी किताब गिर गई। जब उसने मुझसे कहा, सारी धोखे से मेरा हाथ लग गया तो आपकी किताब गिर गई, ये लीजिए, मैं आपकी किताब उठाकर आपको दे देती हूँ। उसने किताब उठाकर मुझे दे दी। तब मेरा ध्यान उस पर गया तो मैंने देखा कि वो एक बेहद खूबसूरत लड़की है जो मुझे सारी बोल रही हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, और ये तो अजूबा हो गया है मिस। उसने सवाल भरी निगाह से मेरी तरफ देखा और कहा, कैसा अजूबा? मैंने हंसते हुए उसके सवाल का जवाब दिया, यही कि इतनी खूबसूरत लड़की और सॉरी बोले। सबसे बड़ी बात कि अपनी गलती माने। लड़कियां अपनी गलती कभी नहीं मानती हैं, और ऊपर से खूबसूरत लड़की को तो सर्टिफिकेट मिला होता है कि वो नजाकत दिखाए, गुस्सा दिखाए, अदाएं दिखाए, कुछ भी करें, लेकिन अपनी गलती नहीं मान सकती क्योंकि गलती वो करती ही नहीं है। मेरी इस बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और मैं उसकी हंसी को देखता ही रह गया। उसने मेरी इस नजर को एक पल में ही भांप लिया और वो बोली, बाय द वे, मेरा नाम रितिका है और मैं एमएससी के फर्स्ट ईयर में आई हूं। मैंने भी उसकी इस बात को सुनकर तपाक से जवाब दिया, और मैं अर्जुन हूं, मैं एमएससी फाइनल में हूं, यानी कि आप आए और हम गए। नेक्स्ट ईयर में शायद मैं इस कॉलेज से चला जाऊं। इस बात पर वो फिर से हंस पड़ी। वो बात बात पर उसका हंसना और बड़े कॉन्फिडेंस से बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ताजा हवा के झोंके की तरह पहले दिन से ही मेरे दिल में उतर गई। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पहली नजर में ही पसंद आ जाते हैं और हमेशा के लिए मन में बस जाते हैं। मैंने किताब उसके हाथ से ले ली। अब मैंने रितिका की ओर देखा। वो खूबसूरत तो थी ही, साथ ही उसकी आंखों में गजब का कॉन्फिडेंस था।
उसके खुले हुए लंबे बाल पीठ पर लहरा रहे थे। ऐसे सिल्की बाल मैंने बहुत ही कम लड़कियों के देखे हैं। उसकी आंखों में चमक थी, जिंदगी की ऐसी चमक जो कुछ करना चाहती है। और चेहरा तो ऐसा था कि मैंने जो एक बार उसकी तरफ देखा तो नजर ही नहीं हटी। मैं देखता ही रह गया। मुझे ये ख्याल भी नहीं रहा कि लड़की क्या सोचेगी, लेकिन लड़की ने क्या सोचा उसके चेहरे से पता चल गया। मुझे ऐसे टकटकी लगाकर घूरते हुए देखकर वो लड़की मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। उसके बाद मैं रितिका के बारे में सोचने लगा। अक्सर वो मुझे इधर उधर कहीं कहीं दिख जाती थी। कभी कैंटीन में दिख जाती तो कभी लाइब्रेरी में। कहते हैं जहां चाह होती है वही राह होती है। मैं इतना रितिका के बारे में सोच रहा था तो इसका असर रितिका पर भी पड़ा। शायद यही टेलीपैथी होती है कि कोई चाहने वाला सोचता है तो उसका संदेश मन की तरंगों से उस तक भी पहुंच जाता है। और कहते भी हैं दिल से दिल की राह होती है। अगर तुम जिसे शिद्दत से चाहो तो कुदरत भी उसे मिला देती है। यही हाल रितिका का और मेरा हुआ। अगर मैंने रितिका को पसंद किया तो रितिका भी इस बात से अनजान नहीं थी। वो मेरी इस मजनूगिरी को पसंद कर रही थी, एंजॉय कर रही थी। दरअसल कॉलेज के नए नए दिन और नई नई उम्र में लड़के लड़कियां फिल्मी दुनिया में रहते हैं। वे अपने आप को किसी हीरो हीरोइन से कम नहीं समझते। ये हाल अगर मेरा था तो रितिका का भी यही हाल था। जल्दी ही मेरी उससे बातचीत भी होने लगी और मैंने उसे कैंटीन में चलकर काफी पीने के लिए कहा तो उसने मना नहीं किया। अब उसकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि उसका नेचर भी मुझे भाने लगा। वो दिल से भी बहुत प्यारी थी, हमेशा सबकी मदद करने वाली, मीठा बोलने वाली और नरम दिल की थी। अगर मैं कहूं कि मैंने अपने लाइफ पार्टनर के बारे में जैसा सोचा था तो वो बिल्कुल रितिका जैसी ही थी। सीधे सीधे कह दूं तो मुझे रितिका के रूप में अपनी लाइफ पार्टनर दिख रही थी। बस रितिका से ही पूछना था। एक दिन मैंने रितिका से कहा, रितिका चलो कैंटीन में चलकर काफी पीते हैं। उसने हामी भर दी। मैं उसके साथ कैंटीन में गया। काफी पीकर हमने थोड़ी देर इधर उधर की बात की, फिर हम चले आए। इस मीटिंग से यह हुआ कि अब मेरी हिम्मत और बढ़ गई। अब मैं अक्सर उससे बात करने के लिए और काफी पीने के लिए कहने लगा, जिसे वो मना नहीं करती थी। फिर अक्सर मैं उसे घूमने के लिए साथ में ले जाने लगा। कभी कभी हम लोग पार्क में भी चले जाते। ड्रामा क्लब में साथ आना जाना होता रहता था। प्रोजेक्ट्स में भी हम लोगों ने साथ साथ काम किया। अब सिचुएशन ये थी कि मैं अगर कोई बात कहता या मेरे मन में कोई बात होती तो रितिका समझ जाती थी, और रितिका कुछ कहना चाहती थी तो वो मैं समझ जाता था। यानी हम लोगों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो गई थी कि हम दोनों एक दूसरे के दिल की बातें बिना कहे ही समझ जाते थे। और एक दूसरे को बिना बोले समझ लेना गॉड गिफ्टेड लव होता है। यानी भगवान ने हमें एक दूसरे के लिए ही बनाया था। एक दिन बड़ी हिम्मत करके पार्क में मैंने उससे अकेले में पूछा कि मेरे बारे में उसकी क्या राय है, तो उसने मुस्कुराकर अपनी निगाहें झुका ली। अब लड़कियों की मुस्कुराहट को समझ लीजिए, वो इकरार ही होता है। खैर मैंने उसके इस खामोश इकरार को अपनी बातों से कह दिया। मैंने उससे पूछा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं रितिका, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रितिका ने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने कहा, ऐसे नहीं, तुम भी इजहार करो। तो रितिका ने शर्माते शर्माते कह दिया कि हाँ मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। ये सुनते ही मेरी दुनिया में खुशियों के फूल खिल गए। उस दिन के बाद तो सब बदल गया। कॉलेज का हर दिन खूबसूरत लगने लगा। हम साथ पढ़ते, साथ हंसते और कभी कभी लड़ते भी, लेकिन बिना बात किए रहा नहीं जाता था। हम फोन पर एक दूसरे से घंटों बातें करते। जैसे ही मौका मिलता मैं उसे फोन मिला देता। रितिका पहले शुरू शुरू में अपने घर वालों से छिपकर बात करती थी, फिर वो अपने कमरे में लंबी लंबी बातें करने लगी। और एक दिन उसके घर वालों को शक हो गया। जब उन्होंने रितिका से पूछा तो रितिका ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन एक बार जब शक हो जाता है तो वो बढ़ता ही चला जाता है। उसकी सिस्टर ने चुपके से उसका मोबाइल चेक किया तो सारी कहानी पता चल गई। उसने वो चैटिंग घर वालों को दिखा दी। रितिका की माँ पुराने विचारों की थी। वो रोने धोने लगी और उन्होंने कहा, क्या इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया, तुझे पाला पोसा और कॉलेज में पढ़ने भेजा था कि एक दिन तू मेरी नाक कटाए? रितिका पर पाबंदी लगा दी गई। उसका कॉलेज आना जाना बंद कर दिया गया और उसका मोबाइल भी ले लिया गया। इधर मेरे यहाँ क्या हुआ कि मैं सवेरे उठा तो बाथरूम में नहाने के लिए गया। उधर पापा मुझे ढूंढते हुए आए। मेरे बेड पर मेरा मोबाइल पड़ा हुआ था। उन्होंने मोबाइल यूं ही उठा लिया और देखने लगे तो उसमें रितिका का फोटो था। तो उन्होंने गैलरी खोली तो मानो गजब ही हो गया। वहां एक फोटो नहीं,
मेरे और रितिका के अलग अलग और बहुत ही करीबी पोज के सैकड़ों फोटो थे। बस उनका पारा चढ़ गया। उधर मैं बाथरूम से बाहर आया तो उनका गुस्से में तमतमाता हुआ चेहरा देखकर समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जब उनके हाथ में मोबाइल देखा तो मुझे समझते देर नहीं लगी कि मेरी पोल खुल गई है। गुस्से में गुर्राते हुए पापा ने कहा, क्या है ये सब, और मोबाइल को जोर से बेड पर फेंका। मैंने बड़ी नरमी से आज्ञाकारी बेटे की तरह कहा, जी पापा, ये रितिका है, मैं इससे प्यार करता हूं और शादी करना चाहता हूं। ये सुनकर तो घर में जैसे तूफान आ गया। मेरी माँ मेरी शादी के लिए बड़े बड़े सपने देख रही थी। उन्होंने मेरी शादी अपने परिचित लोगों में ही पता नहीं कितने वर्षों से और पता नहीं कितनी जगह तय कर रखी थी। उन्हें तो बस लड़की पसंद करनी थी कि कौन सी लड़की से शादी करनी है। उधर पापा ने अपने दोस्तों में मेरी शादी का प्रसाद बांट रखा था कि भाई लड़के की अच्छी शादी कराओ, जैसे मेरा इन बातों से कोई मतलब ही नहीं। मैं तो जैसे पड़ोसी हूं, बस चुपचाप अपनी शादी देखूंगा। मुझसे पूछने की या सलाह लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी। पता नहीं अपने इंडिया में ये माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर इतना सेंसिटिव क्यों होते हैं कि उनकी पसंद पर भड़क जाते हैं। मतलब ये है कि मम्मी पापा दोनों ही भड़क गए और घर में मेरी ऐसी की तैसी हो गई। खाना पीना दुश्वार हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहां से भाग जाऊं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि यहां से भाग कर जाऊं कहां। ना तो मेरा कोई ठौर ठिकाना था और ना ही मेरे कोई ऐसे दोस्त थे जो मुझे 2 दिन भी टेक लेते। आखिरकार 2-3 दिन के नाटक के बाद मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मैं शादी करूंगा तो रितिका से, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। इतना कहकर मैं घर से चला गया। पूरे दिन मैं इधर उधर घूमता रहा। मेरा किसी काम में मन नहीं लगा और जब शाम हो गई तो घर से फोन आने लगे। कितनी देर में आएगा? मम्मी कह रही थी खाना बनाकर रख दिया है, तेरा इंतजार हो रहा है। पापा कह रहे थे। इतना गुस्सा हो गया कि अभी तक घर नहीं लौटा। मैं तब भी नहीं गया। एक पार्क में मैं बेंच पर बैठा रहा और जब रात हो गई तो मैं वहीं लेट गया। घर से बराबर फोन आ रहे थे। धीरे धीरे टाइम गुजर रहा था। मैंने अपना पता भी नहीं बताया था कि मैं हूं कहां। आखिरकार पापा का फोन आया। अरे बाबा, तू बचपन से ही ऐसा रहा है, अपनी ही बात मनवाता है। तुझे तो तेरी मम्मी ने बिगाड़ कर रखा ही है। तुझे जो करना है सो कर, लेकिन कम से कम घर में तो आ। मैंने तब भी कह दिया कि नहीं, अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं नहीं आऊंगा। तो पापा ने साफ साफ शब्दों में कहा, अच्छा तू घर आ जा, मैं तेरी शादी रितिका से ही करूंगा और किसी शादी की बात ही नहीं करूंगा। तो मैंने कहा, मम्मी भी तो ये बात कहें मुझसे, मैं घर आ जाऊं और फिर से वही नाटक होने लगे तो? फिर फोन मम्मी ने लिया और कहने लगी, तेरे पापा ने तुझे शुरू से सर पर चढ़ा रखा है और जब उन्होंने ही कह दिया तो फिर मुझे क्या, तेरी रितिका से ही शादी करूंगी। तू घर आ जा। मैं तो ये बात सुनकर मैं खुशी से झूम उठा और मैं जल्दी घर पहुंच गया। वहां वाकई में सब लोग खाना लिए बैठे थे। मेरी बहन रचना और भाई सचिन मेरी तरफ गुस्से से घूर रहे थे। उन्हें तो मेरे कर्म पता ही थे और मेरी नाटकबाजी भी अच्छे से पता थी। उन्होंने मुझे जैसे ही देखा तो व्यंग्य से कहने लगे, लो महाराज आ गए हैं, पहले माला डालकर स्वागत करो, फिर खाना शुरू करो। हम लोगों को भी भूख से मार डाला। इस समय मामला सेंसिटिव था, इसलिए कुछ कह नहीं सकता था। बस उन्हें दुर्वासा की तरह घूर कर रह गया और कोई टाइम होता तो ढंग से बताता। हम लोगों की मार पिटाई और नोक झोंक चलती ही रहती थी। फिर हम सब लोगों ने खाना खाया। हमारे घर की यही तो एक खास बात है कि रात का खाना हम सब लोग एक साथ ही खाते हैं। अगर कोई मेंबर बाहर गया है तो जब तक वो आ नहीं जाता तब तक सब लोग बैठे रहेंगे, उसके आने पर ही खाएंगे। ये शुरू से नियम बना है तो आज तक चला ही आ रहा है। हम सब लोगों ने साथ बैठकर खाना खाया। आज माहौल बहुत गंभीर था। हालांकि गंभीरता मम्मी पापा के चेहरे पर ही थी। अब सचिन और रचना के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। वे दबी दबी नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। मेरे पापा ने कहा, लड़की के घर वालों को यह बात पता है? अगर नहीं पता है तो उन्हें बताओ, अपने रिश्ते की बात करो। अब तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। हम तो ये सोचते थे कि तुम्हारी शादी ज्यादा अच्छी हो जाए, इसलिए मना कर रहे थे। उधर रितिका के घर में भी यही मचा हुआ था। रितिका खाना पीना छोड़े हुए थी और कह रही थी कि लड़के में कमी क्या है, पहले उसे देख लो फिर कमी निकालो कि ऐसे ही मना किए जा रहे हो। आखिरकार धीरे धीरे उसने भी अपने घर वालों को मना ही लिया और हमारी शादी की बात होने लगी।
दरअसल प्यार का नाम लेते ही माँ बाप भड़क जाते हैं, इसलिए अगर अच्छी चॉइस हो तब भी उसे रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब रितिका के घर वाले मुझसे मिले और मेरे घर वालों ने रितिका को देखा तो वो सब लोग एक दूसरे पर लट्टू ही हो गए और आपस में ऐसे घुल मिल गए जैसे पानी में शक्कर घोलकर शरबत बनाया जाता है। ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और उन लोगों ने फटाफट शादी की डेट भी निकलवा ली। फिर हमारे आने वाले दिन मस्ती से और खुशियों से भरे हुए थे। बस हमारे एग्जाम का इंतजार था। छुट्टियों में शादी की डेट निकली थी जिससे पढ़ाई खराब ना हो। हम लोगों के एग्जाम निपट गए। अब कुछ और काम रह ही नहीं गया था। मैं रचना और सचिन के साथ शॉपिंग करता, रितिका से घंटों फोन पर डिस्कस करता कि मैं अपने फोटो किस पोज में क्लिक करवाऊंगा और दोस्तों के साथ कैसे कैसे पोज में फोटो खींचे जाएंगे, कैसे कैसे वीडियो बनवाएंगे। हल्दी वाले दिन हमारे यहाँ दोस्तों ने खूब मस्ती की, खूब एक दूसरे को हल्दी लगाकर फोटो खिंचवाए गए। वे फोटो मैंने रितिका को शेयर किए। फिर रात में फोन पर देर तक डिस्कस की। उधर जब रितिका के यहाँ मेहंदी का फंक्शन हुआ तो उसके हाथों में जो मेहंदी रखी गई उसमें मेरा नाम लिखा गया और उसे ढूंढने के लिए कहा गया। वो ढूंढते ढूंढते थक गई। फिर उसने कैसे ढूंढा, उसका वीडियो और सखियों के साथ हंसी मजाक से भरे हुए वीडियो मुझे शेयर किए गए। इस तरीके से धीरे धीरे शादी का दिन भी नजदीक आ गया। वो दिन भी क्या दिन था। जयमाला लेकर रितिका मेरे सामने खड़ी थी। दुल्हन के लाल जोड़े में सजी संवरी वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई और मैं उसे लगातार देखने लगा तो मेरे दोस्तों ने मुझे कोहनी मारते हुए कहा, अरे यार पूरी जिंदगी पड़ी है, जिंदगी भर देखते रहना। अभी तो जयमाला का प्रोग्राम आगे बढ़ा, भूख लग रही है, डांस भी करना है हमें। रितिका ने मुझे जयमाला पहना दी और मैंने रितिका को तालियां बजने लगी और हम लोगों के ऊपर फूल बरसने लगे। मुझे तो इस समय अपने को 7वें आसमान पर होने का गुमान हो रहा था। फेरे लेते वक्त बस एक बात मन में थी, अब जो भी हो ये लड़की मेरी जिम्मेदारी है, मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है। शादी के बाद हमने हनीमून की प्लानिंग की। पहले मनाली गए, बर्फ देखी, बर्फ में लड़े और घंटों एक दूसरे के साथ बैठे रहे। बस खामोशी में भी बहुत कुछ कह लेते थे। फिर आगरा का ताजमहल देखने गए। प्यार के इस स्मारक को अगर नहीं देखा तो क्या देखा। वहां भी हमने खूब फोटोग्राफी की, ढेर सारी सेल्फी ली, वीडियो बनाए और खूब एंजॉय किया। तब मुझे क्या पता था कि हमारा ये एंजॉय अब नरक बनने वाला है और हमारी खुशियों पर किसी की काली नजर लग चुकी है। अब हमारा लौटने का प्रोग्राम था। हम वहां से अपने घर के लिए रवाना हो गए। हम बस में बैठ गए थे। बस आगरा को पार करके धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बस के यात्री मग्न थे। कोई अपने कानों में ईयरफोन लगाए गाना सुनने में बिजी था, कोई अपने छोटे बच्चों को संभाल रहा था और कोई आपस में बातों में बिजी था। बस अपनी मंजिल पर चली जा रही थी कि अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने कहा कि भाई सब लोग उतर जाओ, शायद बस में कुछ खराबी आ गई है। मैं देखता हूं कि क्या बात है। सभी यात्री बाहर उतर आए। मैंने रितिका से कहा, हम यहाँ खड़े खड़े परेशान हो रहे हैं, आओ कुछ दूर सामने वो खाली जगह पड़ी हुई है, वहां चलकर बैठते हैं, वहां शायद बेचें पड़ी हुई हैं। तब मुझे ये नहीं पता था कि जिन्हें मैं बेंच कह रहा हूं वो असल में एक कब्र है जो अंधेरे में दिख ही नहीं रही है और जिसे मैं खाली मैदान समझ रहा हूं बहुत असल में कब्रिस्तान है। अनजाने में मैं वहां कब्रिस्तान में पहुंच गया था। मैं और रितिका बेंच समझकर एक कब्र के ऊपर बैठ गए। बैठते ही मुझे जैसे एक झटका लगा। मैं उछलकर दूर जा गिरा और मैं रितिका की ओर आश्चर्य से देखने लगा। मैंने कहा, रितिका से कहा, तुमने मुझे धक्का दिया है? रितिका बोली, नहीं तो मुझे खुद अभी अभी ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे भी धक्का दिया। उसकी इस बात को सुनकर मुझे डर लगने लगा। रितिका तो पहले से ही घबराई हुई थी। मैंने रितिका से कहा, रितिका चलो यहां से, मुझे ये जगह कुछ अच्छी नहीं लग रही है। सच कहूं तो अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतनी देर से अंधेरे में खड़े खड़े मेरी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गई तो मैंने गौर किया और मैंने जो कुछ चारों तरफ देखा तो उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। चारों तरफ वहां ऐसी ही कब्रें थीं। अब मुझे मालूम हुआ कि हम कब्रिस्तान में कब्र पर बैठ गए थे। इस समय हम कब्रिस्तान के बीच में खड़े हुए थे। मैंने रितिका से कहा, रितिका हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हम यहाँ कब्रिस्तान में आए हैं और कब्रिस्तान में बेंच पर बैठ गए हैं।
ये बात सुनते ही रितिका के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो बहुत ज्यादा डर गई। उसने मुझसे कहा, चलो अर्जुन, यहां से जल्दी से चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। लेकिन मुसीबत में तो हम फंस चुके थे, क्योंकि सबसे पहली गलती तो हमने यही की थी कि हम कब्रिस्तान में आए थे। रात के समय कब्रिस्तान में आना मतलब अपनी आफत को बुलाना होता है। हमने खुद ही मुसीबत को मोल ले लिया था और सबसे बड़ी गलती ये की थी, हम कब्र के ऊपर बैठ गए थे, यानी सोई हुई रूह को जगा दिया था। मैंने जैसे ही रितिका का हाथ पकड़ा, मुझे ऐसा लगा कि पीछे से किसी ने मुझे जोरदार धक्का दिया है। जोरदार धक्के के कारण मैं संभल नहीं पाया और सीधे उसी कब्र से ही टकरा गया। सीमेंट की उस पक्की कब्र का कोना मेरे माथे में लगा और वहां से खून निकलने लगा। अचानक ही मुझे जैसे गश आ गया और मैं वहीं गिर पड़ा। रितिका बहुत ज्यादा डर गई। वो दौड़ती मेरे पास आई और रोते हुए बोली, अर्जुन, अर्जुन, क्या हुआ है तुम्हें? मेरे माथे से खून निकलता हुआ देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गई। उसने तुरंत ही अपने दुपट्टे को फाड़ा और मेरे माथे पर बांध दिया। मुझे ऐसा लगा कि अंधेरे में कोई परछाई सी खड़ी है और उसकी लाल लाल आंखें मुझे घूर रही हैं। मैं दहशत से भर उठा। जितनी जल्दी हो सके मैं वहां से भाग जाना चाहता था। मैंने रितिका से चिल्लाकर कहा, रितिका, भागो यहां से, हम यहां से नहीं गए तो कुछ भी हो सकता है। मैंने रितिका का हाथ पकड़ा और वहां से भाग खड़ा हुआ। मैंने मुड़कर पीछे नहीं देखा, लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मेरा डर के मारे बुरा हाल हो गया। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। मैं बस के पास आया तो जोर जोर से हाँफ रहा था। बस तैयार हो गई थी और सभी यात्री बस में बैठ गए थे। बस हम लोगों का ही इंतजार हो रहा था। मेरे माथे पर पट्टी बंधी हुई देखकर कंडक्टर और ड्राइवर चौंक पड़े। उन्होंने फिक्र भरे अंदाज में पूछा, क्या हुआ है भाई तुमको? मैंने उनको सारी बात बता दी। मैंने उन्हें सारा किस्सा बताया तो कंडक्टर बोला, यार, तुमने वहां जाकर बहुत बड़ी गलती की है। वो एक कब्रिस्तान है और वहां धोखे से भी कोई पहुंच गया तो समझो जिन्न के चंगुल में फंस जाता है। फिर वो अपने शिकार का पीछा नहीं छोड़ता, वो जान लेकर ही पीछा छोड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है, वहां शादीशुदा लोगों को देखकर उसका पारा ही चढ़ जाता है। पता नहीं उस जिन्न की क्या खुन्नस है कि जैसे ही किसी प्रेमी जोड़ा या शादीशुदा जोड़ा को देखता है तो वो उनके पीछे खास तौर से पड़ जाता है और उसे जोड़े में से जब तक एक ही जान नहीं ले लेता तब तक वो चैन से नहीं बैठता है। कंडक्टर की खौफनाक बातें सुनकर मेरे माथे पर पसीना छलकने लगा और मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने बैठे बैठे ये क्या मुसीबत ले ली। रितिका का चेहरा भी फक पड़ा हुआ था। मैंने उसको तसल्ली देने के लिए कहा, अरे पगली, डरती क्यों है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस में सभी लोग हमारी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में हमारे लिए हमदर्दी थी। कुछ लोग सलाह भी दे रहे थे। वही एक बुजुर्ग आकर हमारे पास खड़े हो गए और कहने लगे, मेरा फोन नंबर ले लो, तुम्हें अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। हमारे पड़ोस में भी ऐसा ही किस्सा हुआ था। वो भी इस कब्रिस्तान में फंस गया था। तब उन्होंने कुछ तांत्रिकों से संपर्क किया था। तब उस जिन्न से पीछा छूटा था। मैंने कांपते हाथों से उनका फोन नंबर लिया। मुझे अब बहुत घबराहट हो रही थी, बस अपनी मंजिल पर लगातार दौड़ रही थी। अब हम अपने घर वापस लौट ही रहे थे। जब हम घर पर पहुंचे तो घर पर हमारा जोरदार स्वागत हुआ, जैसे हम हनीमून से नहीं लौटे हों, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करके आए हैं। लेकिन इस स्वागत के पीछे माँ का प्यार और भाई बहनों की खुशी थी। माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं। मैं घर से कभी बाहर जाता ही नहीं हूँ और जब कभी जाता हूँ तो माँ बहुत परेशान हो जाती हैं। 10 बार उनका फोन मेरे पास आता है और ये हनीमून में भी हुआ। जितने दिन मैं बाहर रहा, दिन में 20 बार माँ का फोन आता था। रितिका तो मुझे चिढ़ाने के लिए मम्माज बॉय भी बोलने लगी थी। हमारे दिन बहुत हंसी खुशी से गुजरे थे, लेकिन आते समय सारी हंसी खुशी मिट्टी हो गई। जब हम घूम कर लौटे थे तो मन बिल्कुल खुश था, लेकिन सच बताऊं तो जो बला हमारे साथ आई थी वो सिर्फ खौफनाक ही नहीं थी, बल्कि जिद्दी भी थी, जिसने हम लोगों को छका दिया था। कुछ ऐसी आफत थी जो रितिका के अंदर समा गई थी और धीरे धीरे हमारी खुशियां खाने लगी। घर लौटे कुछ ही दिन हुए थे। सुबह सुबह नाश्ते की डिमांड अलग अलग होती है। रचना को पोहे चाहिए तो सचिन को ब्रेड रोल, पापा को दलिया अच्छी लगती है। तो पहले तगड़ी डिस्कस होती है कि एक ही नाश्ता डिसाइड कर लिया जाए, वही बनेगा,
क्योंकि रचना कुछ करना नहीं चाहती है तो मम्मी को ही बनाना पड़ता है। लेकिन जब से रितिका आई हैं तो रितिका मम्मी का हाथ बंटाती हैं और कभी कभी तो मम्मी से कह देती हैं कि मैं नाश्ता बना लूंगी, आप सबके साथ बैठकर गर्मा गर्म नाश्ता कीजिए। तो हम लोगों की भी अब यही आदत पड़ने लगी है और रितिका के हाथ का नाश्ता और खाना बहुत जायकेदार होता है। तो आज भी हम लोग सवेरे से ही नाश्ते की मेज पर बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। तभी रसोई से गैस की तेज गंध आने लगी। मैं दौड़ता हुआ किचन में गया तो मैंने देखा कि रितिका रसोई में खड़ी थी। गैस चालू थी पर कोई बर्तन चूल्हे पर नहीं था। वो बस एक तक खिड़की के बाहर देख रही थी और बिल्कुल चुप थी। मैंने चौंक कर कहा, रितिका ये क्या कर रही हो? गैस चालू है। ऐसा कहकर मैंने कांपते हाथों से गैस बंद की। वो अजीब ढंग से मेरी तरफ देखती हुई बोली, तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला कि मैं क्या कर रही हूं? अरे मैं कुछ भी करूं तुझसे क्या? तू तो वैसे भी मेरे हाथों से मरने वाला है। उसकी ऐसी अंट शंट बातें सुनकर मैं बौखला गया और उसे कंधों से झकझोर कर बोला, रितिका होश में आओ तुम, ये कैसी बकवास कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या बोल रही हो? लेकिन रितिका मेरी तरफ अजीब निगाहों से देखती हुई चुप खड़ी रही। वो कुछ भी नहीं बोली। उसे बराबर ऐसे घूरते देखकर मैं घबराने लगा। मैंने उससे कहा, रितिका कुछ तो बोलो, क्या बात है? बाहर से आवाज आई, भाई क्या बात है, नाश्ते में इतनी देर क्यों हो रही है? मम्मी किचन में आ गई। उनके पीछे पीछे रचना भी आ गई। वो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, क्या भाभी आप भी बस कमाल करती हो, आज नाश्ते में देर कर दी, मुझे कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। क्या बन चुका है? लाओ वही खा लूं। रितिका ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अब उसने अजीब ढंग से घूरना बंद कर दिया था लेकिन बड़बड़ा रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर मम्मी और रचना हैरान रह गई। मम्मी ने रितिका को पुकारा, रितिका बेटा ये क्या कर रही हो, क्या बोल रही हो? रितिका उनकी तरफ देखकर बोली, वो मुझे बुला रहा है खिड़की के बाहर, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? उसकी इस बात को सुनकर हम सब लोग हैरान रह गए और घबराहट सी होने लगी कि आखिरकार इसको हो क्या गया है। सबने बाहर झांका, वहां कोई नहीं था। तभी अचानक जो हुआ उसे देखकर हम सब लोग डर गए। रितिका अचानक से बेहोश होकर फर्श पर ही गिर गई। मैं रितिका को उठाकर रूम में ले गया। वहां उसको बेड पर लिटाया और उसके चेहरे पर पानी छिड़का, लेकिन वो होश में नहीं आई। मम्मी कहने लगी कि शायद गर्मी की वजह से परेशानी है या दिमाग पर कुछ टेंशन है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, डॉक्टर को बुलाकर ले आओ। मैंने अपने फैमिली डॉक्टर सिन्हा को फोन किया। वही हम लोगों का इलाज करते थे। हम लोग बेचैनी से उनका इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में वे आ गए। स्टेथोस्कोप निकालकर वे उसकी जांच करने लगे। तभी रितिका एकदम से उठ बैठी और डॉक्टर का गला पकड़ लिया और उनसे मर्द की आवाज में गुर्राती हुई बोली, तेरे को किसने बोला? यहां आने को चुपचाप फूट ले साले, वरना वो हाल करूंगा कि पहचान में नहीं आएगा। फिर डॉक्टर को झकझोर कर जोर से धक्का दे दिया और खुद भी बेड पर कटे हुए पेड़ की तरह गिर पड़ी। डॉक्टर दूर जा गिरे और फटी फटी आंखों से रितिका को देखने लगे। रितिका की ऐसी हरकत देखकर मम्मी, रचना और सब लोग हैरान रह गए। सबके चेहरों पर डर छाया हुआ था। सबने डरी हुई निगाह से रितिका की ओर देखा। अब वो गहरी नींद में सो रही थी। डॉक्टर ने अपना बैग उठाया और जाने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कहा, इसका इलाज दिमाग के डॉक्टर से करवाओ, मेरे वश का नहीं है। अब सब लोग चिंता में पड़ गए। लेकिन अब रितिका बिल्कुल शांत होकर नींद में डूबी हुई थी। उसको ऐसे ही सोते सोते काफी देर हो गई थी। सवेरे सवेरे ही ये आफत आ गई थी। रचना को रितिका के पास छोड़कर मम्मी किचन में चली गई और नाश्ता बनाने लगी। रितिका की तरफ से अब कोई हलचल नहीं थी। मम्मी नाश्ता बनाकर सबके लिए ले आई और नाश्ते की टेबल पर लगा दिया। तभी रितिका भी उठकर बैठ गई। अब वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। अपने आसपास बैठे हुए सब लोगों को देखकर उसने आश्चर्य से कहा, क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? और मैं तो नाश्ता बनाने के लिए गई थी, मैंने गैस ऑन कर रखी है। ऐसा कहकर वो तेजी से किचन की ओर बढ़ी। मैंने उसे रोका और कहा, नाश्ता लाकर मम्मी ने लगा दिया है, तुम्हें तो पता नहीं क्या हो गया, सबसे उल्टा सीधा बोल रही थी। ऐसी बातें सुनकर रितिका हैरान थी। वो बोली, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैं तो नाश्ता बनाने गई तो जैसे ही मैंने गैस ऑन की, मुझे लगा कि कोई सिर पर बैठ गया है। बस तब से अब होश में हूं। रितिका की बातें सच थीं। असली बात का मुझे पता था कि क्या बात है, लेकिन घर वालों को मैंने कुछ नहीं बताया था। अब तो खुद ही उन्हें पता चल जाएगा। रितिका को ले जाकर मैंने नाश्ते की टेबल पर बिठा दिया और उसे नाश्ता करवाया। फिर सब नॉर्मल हो गया।
रितिका भी बिल्कुल ठीक हो गई। घर में सब लोग टेंशन में आ गए थे, इसलिए पापा ने शाम को बाहर खाने के प्रोग्राम बना लिया। शाम को जब वे ड्यूटी से बाहर आए तो हम सभी लोग इकट्ठे खाना खाने के लिए गए। ये शाम खुशनुमा हो गई, सबका मूड भी फ्रेश हो गया। काफी देर तक हम सब लोग बातें करते रहे। सचिन ने इतने चुटकुले सुनाए कि सबका हंसते हंसते पेट फूल गया। रचना ने भी इधर उधर की गपशप की। फिर हम सब लोग अपने अपने कमरों में लेटने के लिए चले गए। मैंने बड़े प्यार से उसके बालों की लट को एक साइड किया और उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, रितिका, तुम परेशान हो गई तो मुझे बहुत बुरा लगा। रितिका ने तुरंत ही मेरा हाथ झटक दिया और बड़े रूखे लहजे में बोली, मेरा बात करने का मूड नहीं है। मैंने रितिका से फिर बात करने की कोशिश की। वैसे कुछ देर पहले तो रितिका काफी खुश थी, लेकिन मुझसे बात करने का रितिका का मूड नहीं था, इसलिए मैंने भी उससे कोई जबरदस्ती नहीं की। लेकिन उसका ये बिहेव मुझे बहुत अजीब लगा कि वैसे तो ठीक है, लेकिन मुझसे बात करने के लिए उसका मूड खराब हो गया। ये कौन सी बात हुई? लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार मैंने उसे आराम करने दिया। जल्दी ही वो दूसरी तरफ मुंह फेर कर सो गई। मैं काफी देर तक जागता रहा, मोबाइल चलाता रहा। उसके बाद मुझे भी नींद आ गई। आधी रात को ताली की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। रात के 2:30 बजे होंगे। मैं गहरी नींद में था, तभी तालियों की आवाज आने लगी। मैंने चौंक कर आंखें खोली तो देखा रितिका अंधेरे में कमरे के एक कोने में खड़ी है और हाथों को धीरे धीरे बजा रही है, लेकिन ताली नहीं थी वो, जैसे 2 सूखी लकड़ियों की आवाज हो। मैं उठ बैठा और मैंने पूछा, रितिका, ये क्या कर रही हो? लेकिन उसने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। ऐसा लगा कि जैसे उसने मेरी बात को सुना ही नहीं है। वो बिना रुके ताली बजाती रही, फिर बोली, अब तो तू आ ही गया है अर्जुन, अब तो खेल शुरू होगा। मुझे उसका ये हाल देखकर घबराहट हो रही थी। मैंने लाइट ऑन की तो वो अचानक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत ही जाकर मम्मी को और रचना को जगाया। उसकी ऐसी हालत देखकर वे दोनों भी बहुत परेशान थी, यानी मेरे घर में टेंशन का माहौल बन गया था। जैसा कि सिन्हा डॉक्टर ने बताया था कि इसका इलाज दिमाग के डॉक्टर से कराओ, तो हमने दिमाग के डॉक्टर से ही दवा ली। उसने जो जो जांचें बताई वे सब जांचें भी हम लोगों ने करवा ली, लेकिन उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक निकली। अब उसके तौर तरीके बदलने लगे। वो बाथरूम में जाती और 1 घंटे तक बाहर ही नहीं आती थी। मेरे मन में यही उलझन रहती थी कि आखिरकार इतनी देर तक वो करती क्या है। केवल यही बात जानने के लिए मैंने एक दिन दरवाजा खोलकर देखा तो रितिका आईने के सामने खड़ी थी, सिर एक तरफ थोड़ा झुका हुआ, और वो खुद अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा, रितिका, ये तुम क्या बोल रही हो? उसने गर्दन धीरे धीरे मेरी तरफ मोड़ी और फिर मुस्कुराई, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो रितिका नहीं है। मेरे शरीर में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो नॉर्मल हो गई। मैं रितिका की ऐसी हालत देखकर परेशान था। एक रात अचानक मैं चौंक कर उठ बैठा। मुझे बड़ी उलझन हो रही थी। मेरी नींद खुली, पंखा बंद था और कमरे में अजीब सन्नाटा था, लेकिन अजीबोगरीब आवाज आ रही थी। मैंने उठकर लाइट ऑन की और जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। रितिका बेड से उल्टी लटकी हुई थी। उसके पैर पलंग पर टिके थे और पूरा शरीर नीचे की तरफ, बाल जमीन से लग रहे थे। आंखें एकदम खुली हुई थी और मुंह से हंसी की आवाज आ रही थी, पर वो हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, रितिका प्लीज ऐसे मत करो, ये क्या कर रही हो? लेकिन उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। उसे जो करना था वही करती रही। वो धीरे धीरे पलंग पर बिल्कुल किसी जानवर की तरह चढ़ गई। फिर मेरी ओर आई और कान में बोली, अब ये शरीर मेरा है। ये रितिका की आवाज नहीं थी और ना ही उसका लहजा था। वो तो इस समय कुछ और ही लग रही थी। मैं बुरी तरह से डर गया और चीखते हुए पीछे हट गया। उसी वक्त उसके मुंह से काला धुआं निकला और वो बेहोश हो गई। इतने दिनों में रितिका के इलाज के लिए मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था जिससे दवा न ली हो। अपनी हर कोशिश करके देख ली थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उधर मम्मी दूसरा इलाज कर रही थी। वो झाड़ फूंक ओझा गुनिया को लेकर आती, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। पापा ने फिर एक नया डॉक्टर बुलाया और डॉक्टर ने सारी जांचें करवाकर नतीजा ये बताया, ये डिप्रेशन या स्ट्रेस नहीं है, किसी मानसिक बीमारी की भी रिपोर्ट नहीं है, शायद कमजोरी हो, और उसने कमजोरी की दवा लिख दी। अब घर में सबको समझ में आने लगा था कि कुछ ठीक नहीं है। माँ रोज रुद्राक्ष लेकर उसके पास जाती, उसके सिर के चारों तरफ घुमाती तो वो जोर से चिल्लाने लगती। रितिका की बीमारी की बात सुनकर
उसके मायके से उसकी भाभी और मम्मी उसको देखने के लिए आई तो वो अचानक उन पर चिल्लाई, तुम्हारे अंदर कितना जहर है, तुम्हें भी देख रहा हूं मैं। अब घर में सब डरने लगे थे। रितिका की मम्मी और भाभी डरकर पीछे हट गई और वे मम्मी के पास ड्राइंग रूम में जा पहुंची। उन्होंने मम्मी से कहा, समधन जी, इसके ऊपर किसी जिन्न या प्रेत का साया है, आप किसी ओझा या तांत्रिक को दिखाइए। ये ऐसे ही ठीक होने वाली नहीं है। ये बीमारी नहीं है कि जो डॉक्टर से दवा लेकर ठीक हो जाए, ये दूसरा ही चक्कर है। मेरी मम्मी को भी ये बात समझ में आ रही थी, क्योंकि इतने दिनों से डॉक्टर से दवा लेते लेते उनका ये भ्रम भी निकल गया था। तब मम्मी ने एक जानकार तांत्रिक को बुलाया। वो आते ही बोला, बहन जी, इस घर में एक भयानक जिन्न का साया है, जो किसी को दिख नहीं रहा, लेकिन वो हर वक्त सबको देख रहा है। उसने एक नींबू रितिका के सिर से घुमाकर काटा। नींबू के अंदर का हिस्सा काला था। तांत्रिक ने काफी देर तक तंत्र साधना करके बताया कि इस लड़की पर किसी कब्रिस्तान की आत्मा का कब्जा हो गया है। तुम लोग जहां घूम कर आए हो, वहां से ये साथ आई हैं और अब ये अकेले नहीं जाएगी। उस दिन पहली बार समझ में आया कि बात बहुत आगे जा चुकी है। अब ये कोई बीमारी नहीं, कोई इंसानी खेल नहीं, ये असली रूहानी बला है। अब रितिका को बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना था। मैंने उनसे पूछा, बताओ मुझे क्या करना होगा। उन्होंने कुछ रुपयों की मांग की और कहा, सामान लाने से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, मैं इसे मारकर भगा दूंगा। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने एक घेरा खींचा, फिर उसमें बहुत सारी चीजें रखी। उन्होंने रितिका को बुलाकर उसे घेरे में बिठा दिया। उसके बाद मंत्र पढ़कर जिन्न का आवाहन करने लगे। थोड़ी ही देर में रितिका झूमने लगी और फिर बड़ी जोर से कर्कश मर्द की आवाज में चिल्लाई, तू फिर मेरे सामने मरने के लिए आ गया? तुझे अपनी जान का बिल्कुल भी डर नहीं है। अभी के अभी यहां से दफा हो जा, वरना देख मैं तेरी क्या गत बनाता हूं। लगता था कि इस जिन्न से तांत्रिक का वास्ता पहले भी पड़ चुका होगा। जिन्न के इस तरह बोलने से तांत्रिक बाबा ने अपना सामान समेटा और चल दिए। वे मुझसे कहते गए, ये बहुत खतरनाक जिन्न है, मैं इससे नहीं जीत सकता हूं, मुझे अपनी जान नहीं गंवानी है। तुम कोई दूसरा तांत्रिक देख लेना। तुम्हें यह खतरनाक बीमारी कहां से मिल गई? मैंने कहा, जिसकी किस्मत जैसी होती है वैसे ही उसे दुख मिलते हैं। मेरी मत ही मारी गई थी जो वहां हमने कब्रिस्तान में कदम रखा था। अब मुझे रितिका के इलाज के लिए कोई दूसरा ही तांत्रिक ढूंढना था। एक दिन किसी ने दूसरे ओझा के बारे में बताया कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, तो मम्मी उनको बुलाकर ले आई। अब घर में हड़कंप था। मम्मी ने एक ओझा जी को बुला लिया। ओझा जी तोंद वाले थे, हकला हकला कर बोलते थे और मुंह में पान दबाए हुए रहते थे। घर में आते ही बोले, जिन्न की छाया है यहाँ। मम्मी बोली, जिन्न की छाया तो सब बता देते हैं, लेकिन कोई इसे हटाए भी तो, अब कम से कम आप ही हटा दो। रितिका चुपचाप सोफे पर बैठी थी। ओझा जी ने जैसे ही अपने झोले से नींबू लाल मिर्ची निकाला कि रितिका जोर से हंसी। बाबा, नींबू लेकर भूत भगाओगे? ओझा जी ने कहा, तू कुछ भी हो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे भाग भाग। अगले ही पल रितिका ने हाथ उठाकर हवा में कुछ फेंका और बाबा के मुंह से झाग निकलने लगा। वो बोले, हे भगवान, ये तो जिन्न है और मैं तो हल्का फुल्का ओझा हूं। मैं तो इससे जिंदगी में नहीं जीत सकता। और वे ऐसे बाहर दौड़े जैसे किसी ने पीछे पागल कुत्ते छोड़ दिए हों। उसी दिन रात के करीब 3 बजे थे। मैं सो रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर कोई भारी चीज बैठ गई हो। मेरी सांसें रुकने लगी थीं कि तभी मेरी आंखें खुली तो देखा रितिका मेरे सीने पर बैठी थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी थी और आंखें इतनी फैल गई थीं कि जैसे अभी बाहर गिर पड़ेंगी। मेरा डर के मारे बुरा हाल हो गया। मैं हकलाते हुए बोला, रितिका, ये क्या कर रही हो? वो मर्द की आवाज में बोली, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू रितिका के साथ नहीं रह सकता, वो मेरे साथ रहेगी। अब तू खुद ही सोच ले, तेरा मरना क्यों जरूरी है? हम 2 लोग उसके साथ कैसे रह सकते हैं? तू उसके साथ रहेगा तो मरेगा। और अचानक उसने दोनों हाथों से मेरा गला पकड़ लिया। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया तो वो जमीन पर गिर पड़ी। मैंने देखा कि जमीन पर गिरते ही वो बेहोश हो गई। मैं जो वहां से भागा तो सीधे मम्मी के पास जाकर रुका। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। डर के मारे मेरे माथे पर पसीना छलक रहा था। मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया। मम्मी ने जैसे ही सुना कि रितिका मेरा गला दबा रही थी, वो बुरी तरह से डर गई। उन्होंने पूरे घर को इकट्ठा कर लिया। अब पोजीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी।
और हम लोग मजबूर थे। ना कोई ओझा काम कर रहा था, ना कोई डॉक्टर काम कर रहा था। बस हम लोग उस जिन्न के हाथों टॉर्चर हो रहे थे। अब बात छुपाने वाली नहीं रही थी। मेरी मम्मी पापा और रितिका के मम्मी पापा सब इकट्ठा बैठे और उसके बारे में विचार किया कि क्या किया जा सकता है। रितिका दिन में तो ठीक रहती थी, सबसे हंसकर बात करती थी, खाना पीना भी बना लेती थी, लेकिन रात को उसका रूप दूसरा ही हो जाता था। इतने दिनों तक मैंने जो महसूस किया वो ये था कि वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। सबसे ज्यादा दुश्मनी मुझसे थी और अब तो वो मुझको मार देना चाहती थी। रात में जैसे कोई और उसमें घुस आता था। रितिका की माँ तो रोने लग गई और परेशान होकर कहने लगी कितनी अच्छी मेरी बेटी थी और उसका क्या हाल हो गया। हमारी बेटी को किसी बुरी चीज ने पकड़ लिया है। मेरे साथ जो उसे जिन्न की दुश्मनी थी उस बात को घर वाले समझ गए। उनकी सबकी समझ में आ गया कि जिन्न मुझको मारना चाहता है। इसीलिए पापा ने मुझसे कहा, बेटा तू कुछ दिन यहीं नीचे वाले कमरे में सो जा, वो अकेली ऊपर रहेगी। अब तक तो रात की बात थी, लेकिन अब रितिका दिन में भी बदलने लगी थी। एक दिन उसकी मम्मी खाना लेकर आए और बोली, बेटी तुझको राजमा चावल बहुत अच्छा लगता था तो मैंने तेरे लिए राजमा चावल बनाया है, ले ये खाना खा ले। रितिका ने उनके हाथों से झपट कर थाली ली और किसी जानवर के जैसे बैठ गई। फिर वो जमीन पर बैठकर खाने लगी। वो दोनों हाथों से मुंह में भर भर कर खा रही थी। वो 1 मिनट में खाना चट कर गई और फिर बोली, और चाहिए। उसके हाथों से चावल गिर रहे थे, मुंह से लार बह रही थी, जैसे भूख 4 जन्मों की हो। मैं रितिका की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। अपनी जान की सेफ्टी के लिए मैं रात में जरूर नीचे लेटता था, लेकिन पूरे दिन मैं रितिका के पास ही बना रहता। एक दिन मैंने देखा कि रितिका ने नीली साड़ी पहन रखी थी, उस पर उसने हरा दुपट्टा ओढ़ लिया। उसने आंखों में इतना सारा काजल लगा लिया था कि लग रहा था शायद उसने काजल की डिब्बी ही खत्म कर डाली है। और माथे पर 5 बिंदियां लगा रखी थी, कलाइयों में ढेर सारी चूड़ियां थी। उसका ऐसा अजब भेष देखकर मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा, रितिका ये तुमने क्या पहन रखा है? वो बोली, वो कहता है ये अच्छा लगता है मुझ पर, अब मैं उसे अच्छी लगती हूँ। रितिका जब नॉर्मल होती तो वो मुझसे बड़े प्यार से बात करती थी, लेकिन जब जिन्न के चंगुल में होती तो उसका रवैया ऐसा होता था कि जैसे मुझे मार डालेगी। उसके अंदर मौजूद जिन्न मुझे हर हाल में मार डालना चाहता था। अब मेरी और रितिका की कोई बात नहीं थी, बल्कि इनडायरेक्ट रूप से मेरी और जिन्न की लड़ाई चल रही थी। एक तरह से कहें कि ये लुका छुपी वाला खेल चल रहा था। मैं उससे बचता घूम रहा था और वो मुझे मार डालने के मौके ढूंढ रहा था। वो तो मुझे टाइम रहते पता चल गया था, नहीं तो धोखा हो जाता। सोते टाइम अगर वो मुझ पर हमला कर देता तो मुझे पता भी नहीं चलता और मैं धरती का टिकट कटाकर भगवान के यहाँ पहुंच चुका होता। लेकिन जिस दिन रितिका ने मेरा गला दबाने की कोशिश की थी, उसी दिन से मैंने रात में उसके आसपास भी रहना छोड़ दिया था। अब मैं केवल दिन में ही उसकी देखभाल करता था, तो मैं हर समय सावधान रहता था। इसके अलावा मेरी मम्मी ने जिन्न से छुटकारा पाने के लिए कोई भी दरगाह, कोई भी मन्नत, कोई भी इबादत छोड़ी नहीं थी। लेकिन ऐसा जिद्दी जिन्न हम लोगों की जिंदगी खराब करने आया था कि वो टस से मस नहीं होता था। पता नहीं वो चाहता क्या था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा तांत्रिक भी नहीं मिला था जो उससे उगलवा सके कि तुम्हें आखिरकार क्या चाहिए। तुम रितिका के पीछे क्यों पड़े हुए हो? हम लोगों की जिंदगी नरक बन चुकी थी। न तो ढंग से खाना पीना होता था, ना ही रात को कोई चैन से सो पाता था। पूरे मोहल्ले में ये खबर अलग से फैल गई थी कि इनके घर में बहू पर जिन्न सवार हैं। कुछ लोग तो हालचाल पूछने के बहाने तमाशा देखने के लिए आते थे, तो उनकी बातचीत और मनसा से हम लोग ये समझ गए कि इन्हें ऐसे टाइम में भी अपना मनोरंजन चाहिए। तो गुस्से के मारे हमने उन लोगों को खरी खोटी सुना दी और उन्हें अपने घर से चलता कर दिया। लेकिन फिर हमारी उनसे नाराजगी हो गई। जाहिर सी बात है, आप जिसको अपने घर से भगाओगे तो वो नाराज तो हो ही जाएगा, खुश थोड़ी ना होगा। ऐसा लगता ही नहीं था कि पहले हम लोग कभी सुखी इंसान थे। ऐसा लग रहा था कि हम मुसीबत में ही पैदा हुए हैं और अब ये मुसीबत कभी खत्म भी नहीं होगी। हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे। कभी कभी तो ऐसी झल्लाहट होती थी कि कुछ पूछो मत। अब मम्मी मुझे ताना मारने लगी थी कि और कर लो अपने मन की शादी। मैं तुम्हारी शादी दूसरी जगह कर रही थी, तब तुम्हें पसंद नहीं आया था। तो फिर एक दिन मैंने सख्त शब्दों में मम्मी से कहा कि मम्मी, अब दोबारा मैं इस बात को कभी मत कहना। इसमें रितिका की कोई गलती नहीं है, हम दोनों बराबर के कसूरवार हैं।
रितिका की जगह कोई भी लड़की होती और वो वहां जाती तो उस पर भी जिन्न सवार हो जाता। मेरे इतना गुस्सा होने पर फिर मम्मी ने उसे बात का ताना नहीं दिया, लेकिन मम्मी भी क्या करें, बेचारी परेशान हो गई। इंसान तो इंसान ही होता है। पूरे दिन भर काम करके वो थक जाती है, फिर रात में भी बवाल मचा रहता है। नींद पूरी हो नहीं पाती, घर भर में सभी लोग बीमार लगने लगे। अचल और रचना की पढ़ाई खराब होने लगी। अचल तो घर छोड़कर चला गया और वही अपने एक दोस्त के साथ किराए पर रहने लगा। लेकिन रचना कहाँ जाए? मम्मी बीमार हो गई हैं तो उनकी जगह रचना को काम करना पड़ता है, इसलिए रचना की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है और मेरी भी कंपटीशन की तैयारी ठप हो गई है। हाँ, पापा जरूर ड्यूटी चले जाते हैं। अगर वो घर पर बैठ जाएंगे तो काम चल ही नहीं सकता। घर में हंसी खुशी तो जैसे कोसों दूर चली गई थी। सवेरे इसी चिंता में उठते कि आज पता नहीं क्या हंगामा होगा, और हर समय तो रितिका की जान का खतरा बना रहता कि कहीं उसे कुछ ना हो जाए। रितिका के मम्मी पापा भी परेशान रहते थे। जहां कोई बताता इस ओंझा और सयाने को ढूंढ कर ले आते, लेकिन वो मारपीट खाकर और जलील होकर भाग जाता था। कोई भी इस जिन्न के आगे टिकता नहीं था। इस चक्कर में अब रितिका की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। वो पहले जैसी नहीं रह गई थी। वो खाना बहुत ही कम खाती, उसके तंदुरुस्ती गिरती जा रही थी, लेकिन कोई ढंग का तांत्रिक मिल ही नहीं रहा था जो उसे सही करवा पाता। अब हम लोगों को एक नई चिंता हो गई थी कि अगर रितिका ठीक नहीं हुई तो वो ऐसे ही सूख सूख कर मर जाएगी। वो रितिका की जान लेकर ही पीछा छोड़ेगा। फिर एक दिन मुझे ध्यान आया कि मुझे वापस आते टाइम बस में एक बूढ़े अंकल ने फोन नंबर दिया था और कहा था जरूरत हो तो मुझे याद करना। आज मैंने वही नंबर निकाला और उनको फोन किया। एक बार में ही कॉल उठ गई। उन्होंने मुझसे बात की और मैंने जब परिचय बताया कि मैं बस में मिला था तो अपने नंबर दिया था। आपने मुझे एक बड़े तांत्रिक के बारे में बताया था। अब मुझे उन्हीं तांत्रिक को बुलाना है, इसलिए मैंने आपसे उनका फोन नंबर या पता पूछने के लिए कॉल की है। और ये कहकर मैंने उनको अपने यहाँ का पूरा किस्सा सुना डाला। तो उन्होंने तपाक से कहा, हाँ क्यों नहीं, तांत्रिक भैरवनाथ से कांटेक्ट कीजिए, उनका नंबर मैं देता हूं। उन्होंने तांत्रिक भैरवनाथ का कांटेक्ट नंबर मुझे दे दिया। उस नंबर से मैंने तांत्रिक भैरवनाथ को फोन किया। उन्होंने फोन उठाया तो सबसे पहले यही कहा कि तुम मुझे कैसे जानते हो। तो मैंने उन्हें सारा किस्सा बताया और बताया कि जब मैं वापस लौट कर आ रहा था तो मुझे बस में एक बुजुर्ग ने आपका नंबर दिया था और कहा था कि अगर कोई समस्या बनती है तो भैरवनाथ जी को बुला लेना, उनके आगे बड़े से बड़े जिन्न पानी भरते हैं। उन्होंने मुझसे बड़े आराम से बात की और मैंने जब जिन्न वाली बात बताई तो वो गंभीर हो गए और उन्होंने कहा, तुम फिक्र मत करो, काम कठिन जरूर है लेकिन मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ। दोपहर तक भैरवनाथ जी हमारे घर आ गए। भैरवनाथ के बारे में कहा जाता था कि खतरनाक से खतरनाक जिन्न को अगर कोई काबू में कर सकता है तो वो हैं भैरवनाथ। वो हिमालय से नीचे नहीं जाता, लेकिन अगर वो तैयार हो जाए तो जिन्न क्या खुद यमराज को 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। भैरवनाथ जी जब हमारे यहाँ आए तब दोपहर थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे शाम हो गई हो, क्योंकि बादल छाए हुए थे। उनके सिर पर जटाएं थी, आंखें ऐसी लाल थी जैसे आंखों में अंगारे भरे हों, और गर्दन में सांप की हड्डियों की माला थी। उनका रूप भी बहुत भयानक था। उन्होंने रितिका को देखा और कहा, इसके शरीर को जिन्न ने अपना घर बना रखा है। तुमने सही टाइम पर मुझे बुला लिया, वरना ये जिन्न इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि शर्तियां इसकी जान लेकर ही जाएगा। लेकिन अब मैं आ गया हूं ना, इसलिए चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। इसके शरीर को छोड़कर जिन्न तो क्या, जिन्न का बाप भी जाएगा, उसे जाना ही पड़ेगा। अब इसे वापस शुद्ध करना पड़ेगा। भैरवनाथ ने कहा, मुझे एक कमरा अलग से दे दो, इसमें किसी का आना जाना नहीं होगा, और मैं जो भी सामान बताऊं वो मुझे तुरंत मिलना चाहिए। मम्मी ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अब हम यही सोच रहे थे कि ये सफलतापूर्वक यहां टिक जाएं तो कुछ बात बने। हम लोगों को केवल यही डर था कि जैसे पहले वाले ओंझा सयानों को जिन्न ने मारकर भगा दिया था, वैसे ही कहीं भैरवनाथ को भी यहां से भगा न दें। उन्हें छत वाला कमरा दे दिया गया। उन्होंने मुझे सामान की एक लिस्ट थमाई। मैं वो लिस्ट लेकर बाजार में गया और काफी खोजबीन के बाद कई दुकानों से वो सामान लेकर लौट कर आया तो घर में एक अलग ही नजारा था। एक नया हंगामा मचा हुआ था। भैरवनाथ के सामने रितिका खड़ी थी और लाल लाल आंखों से भैरवनाथ को घूर रही थी। एक किनारे दूर मम्मी और रचना डरी हुई खड़ी थी।
उन्होंने मुझे चुपके से बताया कि जब तुम सामान की लिस्ट लेकर बाहर गए तभी रितिका कमरे से बाहर निकली और भैरवनाथ के कमरे के बाहर खड़ी होकर चुपके से उन्हें देखने लगी। थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकले तो वो उन पर टूट पड़ी। भैरवनाथ पर हाथ भी चलाया, लेकिन भैरवनाथ ने अपनी मंत्र शक्ति से उसे बांध दिया। अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। मुझसे भैरवनाथ ने कहा, जाओ रितिका को उसके कमरे में पहुंचा कर आओ। भैरवनाथ ने घर की छत पर तांत्रिक मंडल बनाया, लाल रंग के सिंदूर से एक गोल आकृति बनाई और भी बहुत सारा सामान रखकर तांत्रिक मंडल घेर दिया। फिर रितिका को बुलवाया और उस तांत्रिक मंडल के बीच में उसे बिठाया। चारों ओर त्रिशूल, नींबू मिर्च, राख और हवन सामग्री थी। भैरवनाथ ने कमर से भैरव वंशी निकाली। वो बांसुरी नहीं थी, वो हड्डी की बनी थी। उन्होंने बजानी शुरू की। बीच बीच में वे मंत्र पढ़कर सरसों रितिका पर फेंकते। अब धीरे धीरे रितिका की आंखें सफेद होने लगी, वो कांपने लगी। फिर अचानक वो जोर से चीखी, तू नहीं जानता मैं कौन हूं? रितिका के मुंह से निकले। ये शब्द सुनकर भैरवनाथ मुस्कुराए और बोले, तो तू ही बता दे, कौन है तू? तभी रितिका गुस्से में अजीब अजीब आवाजें निकालते हुए गुर्राने लगी और रितिका के शरीर में मौजूद जिन्न चिल्लाया, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैरवनाथ ने सरसों पढ़कर मारी तो रितिका बिलबिला उठी। भैरवनाथ ने व्यंग्य से हंसकर कहा, पहले तुम ही बच जाओ, फिर मुझे मारने की बात सोचना। भैरवनाथ एक से एक मंत्र पढ़कर कभी सरसों फेंक कर मारते तो कभी रितिका के ऊपर जल छिड़कते और हर बार में रितिका चीखने लगती। अंत में उन्होंने मंत्र पढ़कर जो रितिका के ऊपर जल छिड़का तो वो चिल्लाने लगी, अब बस करो, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूं। रितिका का शरीर पीछे की तरफ ऐसे झुक गया जैसे रीढ़ की हड्डी गायब हो गई हो और मुंह से भारी आवाज निकली, मेरा नाम साहिल है, मैं रितिका को ले जाने आया था, पर तूने तो मुझे जला ही डाला है। मैं अपनी पूरी कहानी सुनाता हूं। मैं साहिल हूं। कभी मैं भी एक जिंदा इंसान था, अपना बिजनेस करता था, सपने देखता था और एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था जिसका नाम था रूबी। हाँ, वही रूबी जिसकी हंसी मेरे दिन की शुरुआत थी और जिसके बिना शामें वीरान लगती थी। पहली बार वो मेरे क्लोथ हाउस में अपनी बहन के साथ आई थी। उसे अपने लिए कुछ कपड़े चाहिए थे। ये हमारी पहली मुलाकात थी। उसमें हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत इम्प्रेस्ड हुए थे। मैंने उसे कपड़े गिफ्ट के रूप में दे दिए थे, उससे पैसे नहीं लिए। इस बात से वो बहुत खुश हो गई थी। फिर अक्सर वो मुझसे मिलने लगी। हम घंटों फोन पर बातें करते थे। एक दिन मैंने तय किया कि अब और इंतजार नहीं, मैं उसे प्रपोज करूंगा। मैंने तो कुछ नहीं कह पाया, लेकिन उसने ही मुझसे प्यार का इजहार कर दिया। मैंने उसे बहुत महंगे तोहफे दिए और मैं धीरे धीरे उसका सारा खर्चा ही उठाने लगा था। वो हर महीने मुझसे एक बड़ी रकम गिफ्ट के नाम से, कभी खर्चे के नाम से ले लेती थी। मुझे नहीं पता था कि वो केवल मुझे पैसा ऐंठ रही हैं। उसने दूसरा बॉयफ्रेंड भी बना रखा था। वो उसी से शादी का प्लान बना रही थी। वो मुझे केवल धोखा दे रही थी। अब धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। उसने मुझसे और भी करीबी बनाई और कुछ फोटोग्राफ और वीडियो बना लिए। उनको लेकर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। ये मामला उलटा था। मैं इज्जतदार घर का था, इसलिए अपनी इज्जत से डरता था और वो मुझे उल्टा ब्लैकमेल कर रही थी। धीरे धीरे उसने ब्लैकमेलिंग के नाम से बहुत रकम ऐंठ ली। उसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। तो मैंने उससे कहा कि जितना भी लेना हो एक मुश्त पैसा ले लो और ये किस्सा खत्म करो। तो उसने मुझे बुलाया। वहां उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला दिया और मैं उसे देने के लिए जो एक मुश्त रकम ले गया था, वो रकम लेकर वो फरार हो गई। और मेरी आंखें जब खुली तो मैंने अपने आप को कब्रिस्तान में पाया। मैं मर चुका था, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मरी। मौत के बाद मैं कोई साधारण आत्मा नहीं रहा। अब मैं एक जिन्न हूं, एक प्रेमी जिन्न, जिसने मोहब्बत में सिर्फ दर्द पाया, धोखा खाया और अब वही दर्द मैं दूसरों को देने लगा हूं। मैं बस एक बात सोचता हूं, मेरा सुख चैन, मेरा प्यार अधूरा रहा तो मैं दूसरों को पूरा क्यों करने दूं? उनको भी अधूरा रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं अधूरा रह गया तभी मुझे जोड़े पसंद नहीं हैं। जब भी कोई जोड़ा मेरी नजरों के सामने से गुजरता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरी आत्मा तड़प उठती है। मैं सबको अलग करता हूं। मैंने कई जोड़ों को तोड़ा, किसी की सगाई तुड़वाई, किसी की शादी में दुल्हन बेहोश कर दी। रितिका जैसी आत्माएं मुझे पसंद आती हैं, जो भावुक हों, जिनमें प्यार की आग हो। मैंने उसे चुना क्योंकि उसका प्यार सच्चा है और सच्चे शरीर में ही तो मैं अमर हो सकता हूं।
मैं लड़कों के कान में फुसफुसाता हूं, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ देगी, और लड़कियों को सपनों में दिखता हूं और कहता हूं वो तुम्हारा प्रेमी तुम्हें धोखा देगा। कभी उनका फोन खुद ब खुद बंद हो जाता है, कभी गिफ्ट गायब हो जाता है, और कभी उनका प्यार ही खत्म हो जाता है, क्योंकि मोहब्बत एक धोखा है और मैं उसका सबूत हूं। भैरवनाथ ने गुस्से में कहा, तू एक दुष्ट आत्मा है। अगर तेरे साथ धोखा हुआ तो क्या पूरी दुनिया को मार डालेगा? पूरी दुनिया के लिए ऐसा करेगा? ये तो दूसरे लोक में भी जायज नहीं है। तू ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकता। बेहतर यही है कि अब तू खत्म हो जा, नहीं तो पता नहीं कितने लोगों को तू मारेगा। तेरा खत्म होना ही जरूरी है। भैरवनाथ ने काली राख उठाई, उसे आग में फेंका और मंत्रों को जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। अब माहौल बदलने लगा। चारों ओर से हवा तूफान की तरह चलने लगी। घर के सारे बल्ब फूट गए। रितिका जमीन से 4 फीट ऊपर उठ गई। हम लोग ऐसा खौफनाक सीन देखकर डर के मारे थर थर कांपने लगे। भैरवनाथ ने त्रिशूल रितिका की छाया पर मारा। छाया कांपी और धुएं की तरह एक काली आकृति अलग होकर जमीन पर गिरी। जिन्न चिल्लाया, तू मुझे इस जन्म से नहीं हटा सकता, मैं आग से बना हूं। भैरवनाथ ने अपनी कमर से भस्म का डिब्बा निकाला और एक ही मुट्ठी हवा में फेंकी। उनका चेहरा एकदम लाल होकर तमतमा रहा था। उन्होंने गुस्से में आकर कहा, आग से बने हो तो आग में जाओ, पर अब मुक्त हो जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने मंत्र पढ़कर फिर से राख फेंकी। रितिका की छाया से अलग होकर जो छाया जमीन पर गिरी थी, वहां से लपटें उठने लगी। जिन्न के रोने धोने और चीख पुकार की आवाज आने लगी और वो छाया जलने लगी। जैसे जैसे वो छाया जल रही थी, वैसे ही चीख पुकार तेज हो रही थी। धीरे धीरे चीखें बिल्कुल शांत हो गईं। अब वो छाया जलकर भस्म हो चुकी थी। रितिका के शरीर से जिन्न का खात्मा हो चुका था। चारों ओर शांति छा गई। हवा में टंगी रितिका धीरे धीरे जमीन पर उतरी। उसकी आंखें बंद थीं। जब उसने आंखें खोली तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। मुझे देखकर बड़े आश्चर्य से बोली, क्या हुआ अर्जुन, तुम ठीक हो? ये सब लोग यहाँ जमा क्यों हैं? लंबे समय के बाद उसके मुंह से मैंने नॉर्मल बात सुनी थी, इसलिए मैं इतना खुश हो गया कि मैंने उसे गले से लगा लिया। उसका माथा अब ठंडा था और वो आराम में लग रही थी। मैं दौड़कर भैरवनाथ के पैरों में गिर पड़ा। उन्होंने हम दोनों को आशीर्वाद दिया। भैरवनाथ ने जाते जाते बस इतना कहा कि प्यार अगर सच्चा हो तो जिन्न भी हार मानता है, लेकिन कभी भूल कर भी कब्रिस्तान की तरफ मत जाना। अब सब कुछ सामान्य हो गया है। रितिका अब वही है, मेरी पुरानी वाली रितिका। अब उसकी सेहत तेजी से सुधर भी रही है। फिर मेरी जॉब लग गई और मैं मुरादाबाद चला गया। साथ में रितिका को भी ले गया। आज मेरी जिंदगी खुशहाल है, लेकिन कभी भी मैं पिछला जीवन याद करता हूं तो अब भी शरीर में डर की एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती है और मैं सोचता हूं कि वो क्या जमाना था जब मैंने इतना भयानक दौर झेला। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले करण सिंह शेखावत हैं सीकर राजस्थान से, नियाजुद्दीन इदरीसी हैं कन्नौज से, पार्वती चलवाड़ी हैं पुणे महाराष्ट्र से, सपना है बनारस से, अवनीत हैं जालंधर पंजाब से, संतोष कुमार हैं दाड़ से, निहार सिन्हा हैं मेघालय से, मोहम्मद सरफराज हैं बिहार से,